Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our subject is Specific Relief Act. There is a fourth lecture of Specific Relief Act, and today we will discuss on the section. We start from our lecture from section 11. Now, what is the section 11? Section 11 read out liability of person in position not as owner to deliver to person entitled to immediate possession. ये सेक्शन क्या कहता है? उस शख्स की जिम्मेदारी जो कि ओनर नहीं है लेकिन पोजीशन में किसी चीज़ के है और वो उसको डिलीवर किसको करेगा? उस पर्सन को जो एंटाइटल है। एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ द मूवी प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज़ नॉट द ओनर मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल टू इट्स इमीडिएट पोजीशन इन एनी ऑफ द following cases. And what is the following cases? Clause A, when the things claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the claimant. भाई क्लेमेंट के एजेंट और ट्रस्टी के तौर पे अगर कोई डिफेंडेंट के पास चीज़ है. नंबर 2, वेर द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द क्लेमेंट एडुकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग्स क्लेम. जो लॉस ऑफ जो चीज़ है जिसका क्लेम किया गया है उसका एडुकेट रिलीफ नहीं मिलेगा, उस सूरत में भी जो कंपनसेशन जो बनेगा वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो उस सूरत में भी चीज़ उसके हवाले की जाएगी. नंबर C, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. उस चीज़ के लॉस होने से जो एक्चुअल डैमेज होगा वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है उसको असरटेन करना, तो उस सूरत में जी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. when the position of the things claimed has been wrongfully transferred from the क्लेमेंट, तो क्लेमेंट्स की तरफ से रॉन्गफुली पोजीशन ट्रांसफ़र होगी, उस सूरत में भी ये सेक्शन 11 जो है वो एप्लीकेबल होगा. अब इसमें जो क्लॉज हैं उसकी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं ताकि चीज़ आप स्टूडेंट आपकी समझ में बेहतर तरीके से आए. क्लॉज ए की इलस्ट्रेशन में ए प्रोसीडिंग टू यूरोप लीव द हिज फर्नीचर इन चार्ज ऑफ द बी एज हिज एजेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस. अब ए ने यूरोप जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, उसने अपने फर्नीचर का जो चार्ज है बी को दे दिया अपनी एब्सेंट में. बी विदाउट ए इज अथॉरिटी अप्लाई द फर्नीचर टू सी. अब ए बी ने क्या किया है, ए की अथॉरिटी के बगैर वो जो फर्नीचर है उसको सी को प्लेज कर दिया. सी नोइंग दैट द बी हैड नो राइट टू प्लेज द फर्नीचर एडवर्टाइज इट फॉर सेल. ये जानते हुए भी बी के सी के इल्म में बात है कि बी को प्लेज करने का राइट नहीं, उसके बावजूद वो चीज़ को सेल के लिए एडवर्टाइज करता है. कौन? सी में बी कंपेयर टू डिलीवर द फर्नीचर टू ए. अब सी को मजबूर किया जा कंपेल किया जा सकता है कि वो फर्नीचर को जो एक्चुअल मालिक ए है उसके हवाले करे. क्लॉज बी, जी हैज़ गॉट पोजीशन ऑफ एन एडल बिलोंग टू द एज फैमिली एंड ऑफ विच A is the proper custodian. Z may be compared to deliver the adults to A. अब A की जो है Z की पोजीशन में A की एक बहुत कीमती नायाब चीज़ जो है A की फैमिली की किसकी पोजीशन में है? Z की पोजीशन में है, तो Z को कंपेल किया जा सकता है कि वो इस चीज़ की डिलीवरी किसको दे? ए को दे. क्लास सी क्या कहता है? A is entitled to picture by a dead painter and a pair of rare china vessel. B has possession of them. The articles are too special a character to bear an ascertainable market value. B may be compared to deliver them to A. Essential ingredients of this section. What are the essential ingredients of this section? Essential ingredients हर सेक्शन 11 के क्या हैं? द डिफेंडेंट हैज़ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल क्लेम. अब जो क्लेम किए गए आर्टिकल को उस वो डिफेंडेंट की पोजीशन में हो. नंबर 2, सच आर्टिकल्स इज मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये आर्टिकल क्या बिलोंग करेंगे इसे? किस मूवेबल प्रॉपर्टी. द डिफेंडेंट इज़ नॉट द ओनर ऑफ द आर्टिकल. जो डिफेंडेंट है वो इस आर्टिकल्स का ओनर नहीं है. द पर्सन क्लेम दैट इज़ द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन. अब प्लेंटिफ जो है किस चीज़ का इंटाइटल होगा? इमीडिएट पोजीशन का. द थिंग क्लेम इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज प्लेंटिफ्स एजेंट और ट्रस्टी. यानी बीइंग एजेंट और ट्रस्टी जो है वो चीज़ डिफेंडेंट के पास होगी. उस सूरत में ये चाहिए 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेक्शन 11 में आते हैं. नाउ वी कम ऑन अगेन
हम इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर जो क्लॉज ए में मज़ीद जो है पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। द रिलीफ इज़ टू बी गिवन बाय मीन्स ऑफ ए डिग्री फॉर स्पेसिफिक डिलीवरी व्हेन द डिफेंडेंट इज स्टैंडिंग इन ए फिड्यूशियरी रिलेशन टू द प्लेंटिफ हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन बाय अब्यूज़ ऑफ हिज पावर। अब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान एतमाद का एक रिश्ता है और उस रिश्ते को के वो जो रिश्ता है उनके दरमियान एतमाद का, उस एतमाद के रिश्ते के अब्यूज़ करते हुए जो डिफेंडेंट ने है उस चीज़ की पोजीशन ली है। नाउ वी कम ऑन चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए चैप्टर 2 में डिस्कशन आएगी। This chapter shows distinctly that the grant of decree is purely within the sound discretion of the court. It has been provided in section 29 that if a suit for a specific performance is dismissed, no other suit shall be brought on the same agreement. अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत अगर एक सूट डिसमिस हो जाता है तो वो सेक्शन 29 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अदर एंड नो अदर सूट जो है वो हम सेम एग्रीमेंट के तहत कोर्ट के अंदर नहीं ला सकते। अब सेक्शन 29 क्या है हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 29 क्या चीज़ है। सेक्शन 29 की जो इन्होंने हवाला दिया है वो क्या है। सेक्शन 29 क्या कहता है? Bar of suit for breach after dismissal. The dismissal of a suit for a specific performance of the contract or part thereof shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contracts or part as the case may be. As the case may be ये है डेफिनेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत जो केस डिसाइडेड हो जाते हैं उनके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर, अब जिस तरह से अभी तक हमने पढ़ा है कि मेजर जो साउंड माइंड ही पर्सन होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट अब बाय माइनर। अगर फर्स्ट करें एक माइनर के हवाले से बात आती है तो उसको हम किस तरह से हम उसको वेरीफाई करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे कि आया either the minor has a legal right for a contract. Now specific performance of the contract entered into by a minor is a question of considerable importance and interest. It is clear after the decision in Mohri Bibi's case that a minor's contract is void. Since a minor's contract is absolutely void, there can be no question of specific performance of a contract which a minor has entered into. अब क्या कहा है कि माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा? वॉइड होगा। वो क्या होगा? वॉइड होगा। सेक्शन 12, अब हम आते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। सेक्शन 12 क्या कहता है? द केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल, यानी वो केसेस जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्सेबल होगा, वो किस में आते हैं? सेक्शन 12 के दायरे में आते हैं। अब सेक्शन 12 के दायरे में आते हैं उसको हम पढ़ते हैं। Except as otherwise provided in this chapter, the specific performance of any contract may in the discretion of the court be enforced when the act agreed to be done is in the performance wholly or partially of a trust, when there exists no standard for ascertaining the actual damage caused by non-performance of the act agreed to be done. C. When the act agreed to be done is such that pecuniary compensation for its non-performance would not afford adequate relief, munasib dadrasi. D. When it is probably that the pecuniary compensation cannot be got for the non-performance of the act agreed to be done. अब इसकी इलस्ट्रेशन जो है क्लॉज बी की इलस्ट्रेशन, ये क्लॉज बी की जो इलस्ट्रेशन जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ए एग्रीज टू बाय एंड बी एग्रीज टू सेल। ए बाय करना चाहता है, बी सेल करना चाहता है। ए पिक्चर by a dead painter and two rare Chinese vessels. A may compel B specifically to perform this contract, for there is no standard for ascertaining the actual damage which would be caused by its non-performance. C क्या कहता है? C की illustration क्या कहती है? A contracts with B to sell him a house for ₹1,000. B is entitled to a decree directing A to convey the house to him on paying the purchase
मनी, यानी इसमें जो परचेज मनी है वो क्या है, सर्टेन है। इसमें परचेज मनी क्या है, मालूम है कि हमें कितनी चीज़ का है, जबकि क्लॉज बी में जो है वो क्या है कि हमें नहीं मालूम है असर्टेनमेंट स्टैंडर्ड, एक्चुअल डैमेज क्या है, एक्चुअल इसकी अमाउंट क्या है, एक्चुअल डैमेज क्या है, उसका हमें मालूम नहीं है। जबकि क्लॉज सी के अंदर हमें मालूम है कि 1000 की ट्रांजेक्शन है। अब डी क्या कहता है, ए ट्रांसफर्स विदाउट एंडोर्समेंट बट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन ए प्रोमिसरी नोट टू बी, ए बिकम इंसॉल्वेंट एंड सी इज अपॉइंटेड हिज assignee. B may compel C to endorse the note for C has succeeded to A's liabilities and a decree for pecuniary compensation for not endorsing the note would be fruitless. अब इसमें क्या कहते हैं कि लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। जिस तरह से जब एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है या एक शख्स दूसरे की किसी किस्म की जिम्मेदारियां लेता है, जिस तरह से ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ साथ होती हैं, इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है, उसके लवाहिकीन को उसकी प्रॉपर्टी में उसके वारिसों को उसकी प्रॉपर्टी भी मिलती है, तो उस प्रॉपर्टी के साथ साथ जो उसकी जो जिम्मेदारियां भी हैं वो भी अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फ़र्ज़ करें एक शख्स दुनिया से चला जाता है, उसके 4 मकान हैं, वो उसके वारिसों में तकसीम होंगे। और इसी तरह से अगर उसने बैंक से कोई लोन लिया होगा या किसी शख्स से कोई कर्ज़ा लिया हुआ होगा, तो वो कर्ज़े की लाइबिलिटी भी उसके वर्सा में को मुंतकिल हो जाएंगी, यानी उसके वारिसों को वो लाइबिलिटी अपनी जो जो उसके जो मतलब मरहूम की जो लाइबिलिटी हैं वो भी उसको अदा करनी होंगी। अगर वो 4 मकान के मालिक बनते हैं वरासत में, तो साथ ही साथ उस शख्स ने जिन लोगों से कर्ज़ा लिया था बैंक से या पर्सन से जो लिया था वो भी उनको अदा करना होगा अकॉर्डिंगली। लाइबिलिटी भी खुद ब खुद जो है वो क्या होती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। अब सेक्शन 12 के तहत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है कि केसेस वेयर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैज़ बीन ग्रांटेड। वो कौन से केसेस हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो सेक्शन 12 के तहत जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जा सकती है। नंबर 1, एन एग्रीमेंट फॉर द असाइनमेंट ऑफ ए कॉपीराइट, an agreement by a partner not to carry on the same business with another person in a certain place, contract for the sale and purchase of life annuities, a contract for the delivery of paid up life insurance policy for a certain sum, agreements to retire from business, a contract for the sale of business premises with the goodwill annexed to it, a contract for the sale of goodwill along unconnected with the business and premises of which it was an incident will not, however, be specifically enforced. A contract for the sale of an attorney's business and goodwill has been specifically enforced. It has, however, been doubted whether the contract for the sale of the medical practice can be specifically enforced. Agreement as to the artist's picture painted by himself, the picture having its peculiar value to the plaintiff. Sale or patent right is specifically enforceable at the instance of either the purchaser or the seller. Contract for the purchase, sale, and assignment of use in action or things in action are specifically enforceable where the damage are uncertain and conjecturally. A contract for the sale of 800 tons of iron to be delivered and paid for by installment in a certain number of years, where according to an agreement partnership book was on dissolution of partnership to be property of one partner and others were to have a copy of it. The agreement as to the copy was held to be enforceable specifically. A contract for the sale of a share in a partnership, a contract to carry on a partnership will not, however, ordinarily be specifically enforced, though after part performance, the court may decree the execution of a proper deed, a contract to pay the plaintiff an annual sum for his life and also a certain other sum for every 100 weight of brass wires manufactured by the defendant during the life of the plaintiff. Refusal by a registrar to register a document doesn't debar a suit for a specific performance of the contract of sale. Agreement of sale, part payment of prices, and transfer of the position on execution of sale agreement admitted. Vendor would be entitled to specific performance agreement in view of admitted fact. Receipt of payment of money executed by a vendor
coupled with one evidence in proof thereof would prove that the agreement to sale for consideration of a specific amount was executed by vendor and having received entire sale price was liable to convey the property in favor of the vendor. अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है वो बहुत बेहद सिंपल है। दो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं, लेकिन एग्रीमेंट होगा लॉफुल, अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, इलीगल एग्रीमेंट नहीं कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ वो एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज में से जो पार्टी अपने हिस्से का असाइन वर्क कंप्लीट नहीं करती है या हेलो हिज्जत करती है या पार्शली उसको जो है करती है, तो इस सूरत में जो दूसरी पार्टी है, जो भी अफेक्टेड पार्टी है, वो कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का केस दाखिल करने की एंटाइटल है। फर्ज करें, वेरी सिंपल छोटी एग्जांपल्स देती हूँ, उम्मीद है आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगी। फर्ज करें ए ने बी से 20 लाख रुपए में एक मकान का सौदा किया, जिसमें से 10 लाख रुपए उसने बतौर अर्न मनी जो है दे दी, ए ने बी को दे दी। साथ में ये एग्रीमेंट में लिखा गया कि जनाब जब रिमेनिंग 10 लाख रुपए ए बी को देगा तो बी जो है पोजीशन मिल गया ए को, और बी जो है रजिस्ट्री ए के नाम कर देगा। अब बी जो स्पेसिफाइड टाइम था उसके बाद जो है ए 10 लाख रुपए लेके बी के पास जाता है कि जनाब अब आप मुझे रजिस्ट्री करके दे दें, और अगर बी रिफ्यूज़ करता है तो इस सूरत में ए को ये इख्तियार हासिल है कि वो इंटाइटल है कि कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस दाखिल करे। इसी तरह से अगर बी है वो रजिस्ट्री के लिए तैयार है और ए से अमाउंट का मुतालबा करता है और ए जो है रिमेनिंग अमाउंट देने से इनकार करता है, तो उस सूरत में भी बी जो है कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस दाखिल कर सकता है। ये एक मैंने आपको बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल दी है ताकि आपकी समझ में आ जाए कि इससे क्या कहना। कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट हैज़ पार्शली सीज टू एग्जिस्ट। अब ये है सेक्शन 13 है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्जेक्ट हैज़ पार्शली ceased to exist notwithstanding anything contained in section 56 of the contract act. A contract is not only impossible of perform because a portion of its subject matter existing at its date has ceased to exist at the time of the performance। यानी ये सिंपल पॉइंट है कि अगर एक चीज़ जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसके अंदर उसका जो आपने जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है कि उसको एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट अगर एक चीज़ एक सब्जेक्ट मैटर का एक पर्टिकुलर पॉइंट जो ना सीज है तो उस सूरत में वो इस जो है परफॉर्मेंस के लिए उसको हम मजबूर नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 14 specific performance part of contract where part unperformed is small। अब सेक्शन 14 और ये सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15। सेक्शन 14 क्या कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पार्ट अनपरफॉर्म इज स्मॉल, वेयर द पार्टी to a contract is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed bears only a small portion to the whole in value and admit of compensation in money. The court may at the suit of either party direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency। अब इसमें स्मॉल पोर्शन की बात करते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफाइड हो चुका है, लेकिन जो अनपरफॉर्म जो पार्ट है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, उसके लिए जो कोर्ट एट द सूट ऑफ इधर पार्टी डायरेक्टेड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म एंड अवॉर्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी का जो है वो उसके अंदर मनी के तहत जो है ना उसकी जो डेफिशिएंसी है वो मनी के साथ कवर कर दी जाएगी। नाउ सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 क्या कहता है, अब सेक्शन 14 में स्मॉल पोर्शन है, सेक्शन 15 में क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पार्ट अनपरफॉर्म इज लार्ज। यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो एग्रीमेंट है उसमें जो अनपरफॉर्मेंट पार्ट है वो क्या है, लार्ज है। सेक्शन 14 में स्मॉल था, इसमें क्या है, लार्ज है। अब वो क्या कहेगा, वेयर अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म फॉर्म ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द होल और डजंट एडमिट of compensation in money, he is not entitled to obtain a decree for specific performance, but
the court may at the suit of the other party direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform, provided that the plaintiff relinquish all claim to further performance and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damages sustained by him through the default of the डिफेंडेंट। अब इसकी इसमें 14 में स्मॉल था और 15 में क्या है, लार्ज। Section 15 deals with a case where the part which must be left unperformed from a considerable portion of the whole or doesn't admit of compensation in money. In that case, the party in default is not entitled to obtain a decree for a specific performance, but a provision has been made in favor of the party not in default, laying down that the court may, at the suit of the party not in default, direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform, provided that the party not in default relinquish all claim to further performance and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the party in the default. Specific performance of the part agreement of sale land can therefore be decreed, provided the plaintiff relinquishing claim to further performance etc. in terms of provided section 15. Where a party to contract fails to perform his part of the contract, section 15 will not be applicable when one of the two co-sharer agreed to sell his share of property and promised to get share of other also conveyed to buyer but failed thereon. अब इसमें सेक्शन में सिंपली किया गया है कि लार्ज पार्ट की बात की गई है कि जो अनपरफॉर्म्ड होगा उसके तहत जो है हम सेक्शन 14 में स्मॉल पोर्शन और सेक्शन 15 में लार्ज पोर्शन। अब सेक्शन 15 में लार्ज पोर्शन का जो हम ये करते हैं सेक्शन। अब इसमें थोड़ा सा और मैं चाहूँगी कि आपको लास्ट फ्यू पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आपसे थोड़ा सा आपको क्लियर कर लूँ। सेक्शन 14 एंड 15 प्रोवाइड्स for a case where a person cannot perform a part of his contract owing to any reason whatever, and the effect depends upon the part unperformed bearing small or large proportion to the part performed, and upon it being compensatable in money, and upon whether the suit is brought by the buyer or the seller. Section 14 relates to a case where the part unperformed is small, but it is further necessary that the small part should admit of compensation in money. In that case, both can sue for a specific performance subject to giving and taking compensation for the deficiency. अब section 13 relates to the effect of one party to the contract being totally unable to perform his part owing to a particular reason because of the part of the subject matter having ceased to exist. The effect is that the other party is bound to perform his part of the contract. अब देखें section 13 में total unable to perform the part, सेक्शन 14 में स्मॉल पोर्शन, सेक्शन 15 में लार्ज पोर्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15। सेक्शन 13 में क्या है, टोटली अनेबल टू परफॉर्म हिज पार्ट either party, seller or the buyer. Section 14 small portion, section 14 large portion। ठीक है जी, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपकी समझ में ये सेक्शंस आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो काइंडली आप जो है पूछ सकते हैं। ये आज का लेक्चर 14 हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 16 और उसके आगे के जितने भी सेक्शंस होंगे वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।